हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे आप सभी को पता है, हमने मैकॉले की शिक्षा नीति के बारे में बात की है, वुड का घोषणा पत्र पढ़ा है, हंटर आयोग, लॉर्ड कर्जन और ऑकलैंड की शिक्षा नीति। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं और अगर किसी ने इन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। हमने इनको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कोठारी आयोग के बारे में। कोठारी आयोग का नेतृत्व किसने किया, कब आया, क्या क्या सिफारिशें दी गई इसमें, इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसके प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कोठारी आयोग, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है भारतीय शिक्षा के लिए, जिसे भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है और जिसका गठन 1964 में हुआ था और इसका नेतृत्व दौलत सिंह कोठारी ने किया था। और बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारी सामाजिक आवश्यकताएं, आर्थिक आवश्यकताएं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं, इन सबको पूरा किया जा सके। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे रोजगार को बढ़ावा मिले, राष्ट्रीय एकता बढ़े, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हो सके। तो अब हम देखते हैं इसको। कोठारी आयोग, जिसे औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 1964 में गठित एक महत्वपूर्ण आयोग था। तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं अब कोठारी आयोग को। आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली का व्यापक अध्ययन करना और उसे सुधारने के लिए सिफारिशें देना था, ताकि शिक्षा देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। यह आयोग विशेष रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली को ऐसा बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो रोजगार, राष्ट्रीय एकता और वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा दे सके। इसका नेतृत्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने किया। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इसकी सिफारिशों के बारे में, इसमें क्या क्या सुझाव दिए गए। तो इस आयोग ने 1966 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, इन सभी के सुधार के लिए सुझाव दिए। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या सुझाव दिए गए। सबसे पहले 10+2+3 प्रणाली। तो 10+2+3 प्रणाली में पहले 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा की बात की गई, जिसमें 8 वर्ष प्राथमिक और 2 वर्ष माध्यमिक। इसके बाद 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की बात की गई, जिसमें 11th और 12th आ जाता है। इसके बाद 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा, जिसे आप ग्रेजुएशन बोलते हो। तो आज भी आप यही प्रणाली को देखते हो, इसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। यह प्रणाली शिक्षा के विभिन्न चरणों को व्यवस्थित करने के लिए लागू की गई। 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा, इसमें 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा और 2 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा शामिल है। 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा यानी 11th और 12th, यह उच्च माध्यमिक शिक्षा का स्तर था जिसमें छात्रों को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता का अवसर मिला। तो विशेषज्ञता का अवसर आपको अब भी मिलता है, जैसे आपको 11th में अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो या साइंस हो या फिर कॉमर्स हो। फिर है 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा। तो यह विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा थी जिसमें छात्र अपनी पसंद की विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते थे। इसके बाद है समान शिक्षा प्रणाली। तो समान शिक्षा प्रणाली की बात की गई, चाहे बच्चे शहरी क्षेत्र में रह रहे हों या ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हों या किसी भी वर्ग से हों, सभी के लिए शिक्षा समान होनी चाहिए। आयोग ने पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की ताकि समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर समान होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी सिफारिश ये थी, समान शिक्षा प्रणाली। इसके बाद मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। अगर बच्चा तमिलनाडु में रह रहा है तो उसे तमिल भाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर बच्चा उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो उसको हिंदी में, उसकी मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। आयोग ने सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। इससे छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी होगी और उन्हें बौद्धिक विकास में मदद मिलेगी। ठीक है,
इससे बच्चा आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर सकेगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद है राष्ट्रीय एकता और शिक्षा। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले, देशभक्ति की भावना जागृत हो। ठीक है, आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का साधन बताया। इसके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों में देशभक्ति की भावना जागृत हो और समाज के विभिन्न वर्गों में एकता स्थापित हो। नेक्स्ट है माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सुधार। तो इसमें कहा गया है कि जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे अगर बच्चा उच्च शिक्षा को भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है किसी कारण से, तो उसके पास फ्यूचर में रोजगार प्राप्त करने के अवसर हो, वो अर्निंग कर पाए अपनी। तो इसमें बच्चों को व्यवसायों में दक्षता देने की बात की गई है। तो देखते हैं, आयोग ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सुधार की सिफारिश की। इसमें व्यावसायिक शिक्षा का विशेष महत्व था ताकि छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में दक्षता प्राप्त हो सके और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। इसके बाद है शिक्षकों का प्रशिक्षण। तो यहाँ पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी बात की गई है, जिससे अच्छे शिक्षक तैयार हो सकें, और जब अच्छे शिक्षक तैयार होंगे तो बच्चे भी बेहतर शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। तो देखते हैं, कोठारी आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। इसका मानना था कि बेहतर शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित प्रशिक्षण ज़रूरी हैं। तो मतलब समय समय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा। तो इसका क्या उद्देश्य था कि गरीबी को दूर किया जा सके, इलिटरेसी को दूर किया जा सके, अशिक्षा को, और सामाजिक असमानताओं को कम किया जा सके। तो इसके लिए बच्चों का सामाजिक और आर्थिक विकास होना चाहिए। तो आयोग ने शिक्षा को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना। इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानताओं को कम करना था। इसके बाद है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा। तो बच्चों को विज्ञान की शिक्षा दी जाए, प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में यही है कि बच्चा रोजगार प्राप्त कर सके, बच्चों को जॉब रेडी बनाने की बात की गई है। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक स्तर से ही छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जो छात्र उच्च शिक्षा में नहीं जा पाए उन्हें रोजगार प्राप्त करने के आवश्यक कौशल मिल सकें। तो बच्चे जो किसी वजह से उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं उन्हें भी अवसर मिल सके रोजगार के। व्यावसायिक शिक्षा का सुझाव रखा गया। फिर है नैतिक और नैतिकता की शिक्षा। तो यहाँ पर नैतिकता की शिक्षा देने का भी सुझाव रखा गया। इसमें एक और पॉइंट है जो मैंने बाद में ऐड किया है, 3 भाषा फॉर्मूला, यानी त्रिभाषा फॉर्मूला। तो इसमें कहा गया है कि बच्चों को 3 भाषाएं सिखाई जानी चाहिए। सबसे पहले मातृभाषा, फिर हिंदी जो कि राष्ट्रभाषा है, और फिर अंग्रेज़ी जो कि वैश्विक संपर्क के लिए बच्चों के काम आएगी। तो जैसे अगर बच्चा महाराष्ट्र में रह रहा है तो उसको मातृभाषा में मराठी सिखाई जाए, साथ ही हिंदी और अंग्रेज़ी भी सिखाई जाए। तो ये है हमारा 3 भाषा फॉर्मूला। तो ये भी सिफारिश की गई थी। अब हम बात करेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कोठारी आयोग का क्या प्रभाव पड़ा था भारत में। एक तो इसमें सबसे पहला प्रभाव पड़ा था कि 10+2+3 जो प्रणाली है इसको लागू किया गया, और इसको आज भी आधार माना जाता है शिक्षा का। और प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। तो ये थे इसके प्रभाव। इसके साथ ही हमने कोठारी आयोग भी फिनिश कर लिया। अब हम प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो 2023 में इससे 3 क्वेश्चन आए हैं। एक 1 मार्क्स का था, सेकंड वाला भी 1 मार्क्स का है, और इसके बाद 2 मार्क्स का, यानी टोटल 4 मार्क्स का इससे आया है। फर्स्ट देखते हैं, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। तो इसका आंसर है कोठारी आयोग को। नेक्स्ट, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य भी हमने डिस्कस किए हैं कि क्या उद्देश्य था कोठारी आयोग की नियुक्ति का। तो सभी बता सकते हैं
इसके बाद 2023 में एक और क्वेश्चन आया जो कि 2 मार्क्स का था, कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये सब हमने सिफारिशें ही पढ़ी हैं, 10+2+3 प्रणाली, त्रिभाषा फॉर्मूला और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक और नैतिकता का विकास। तो आप इनमें से कोई भी सिफारिशें लिख सकते हैं कि क्या क्या सिफारिशें की गई थी। इसके बाद 2022 में क्या क्वेश्चन आया, कोठारी आयोग की नियुक्ति के 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। ये 1 मार्क्स का था, तो आप इसके 2 मुख्य उद्देश्य लिख सकते हैं। हमने सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं, तो एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो गए हैं। आई होप आपको कोठारी आयोग में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।